हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो क्लास है उस पर आते हैं। गाइज, आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज हमारे इस टॉपिक की 13वीं क्लास है। अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज का जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले हम जो हमने कल लास्ट कंप्लीट किया था उस पर आते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? हम जो राज्य का जो कर राजस्व का जो वितरण है, मतलब पहली बात तो हम जो वित्त से संबंधित, मतलब जो वित्तीय संबंध है इसके राज्य के और केंद्र के बीच में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कल के जो कर राजस्व है उसका वितरण किस तरीके से होता है केंद्र और राज्य के बीच में, कितना केंद्र को मिलता है, कितना राज्य को मिलता है, किस किस हिसाब से, और किन किन क्षेत्रों में कब कब किस किस हिसाब से। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? जो गैर कर राजस्व का वितरण है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, वो मतलब जितना भी है, जितना पॉसिबल होगा आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो ये सब हमने कर ही लिया था। तो आज जो हमारा चलेगा, आज हमारा क्या चलेगा? गैर कर राजस्व का वितरण। मतलब जो गैर कर होता है राजस्व का, जो बिना टैक्स के जो वितरण होता है, वो किस के हिसाब से, जो गैर मतलब बिना टैक्स के जो राजस्व लिया जाता है वो उसका वितरण किस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले हमारा केंद्र आता है। तो केंद्र की बात करते हैं। तो केंद्र के गैर राजस्व स्रोत की व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित हैं। मतलब जो हमारा सेंट्रल है उसके जो गैर राजस्व स्रोत हैं, उसकी जो क्या है, उसकी जो व्यापक प्राप्तियां हैं वो क्या क्या है? जैसे डाक एवं तार, इनमें कोई टैक्स थोड़ी ना लगता है। इसमें तो हमको बस सीधे हमें कोई चीज़ कोई पोस्ट करनी है तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या जिस भी तरीके से, तो उसमें जो पैसे लगते हैं तो उसमें टैक्स थोड़ी है, वो तो हमें दे ही रहे हैं ना, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो फिर रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, प्रसारण हो गया, सिक्के एवं मुद्रा हो गया, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हो गए, या समयावधि समाप्त होने पर उगाही हो गई या अन्य, ये सब आते हैं। और राज्य में क्या आते हैं? राज्य के अंदर जो आएंगे, राज्य के अंदर आएंगे जो गैर राजस्व कर हैं, उनके द्वारा जो राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत का तत्व क्या है? सिंचाई हो गया। ठीक है, जो खेतों में सिंचाई वगैरह होती है। वन हो गए, मत्स्य पालन हो गया, राज्य सार्वजनिक उपक्रम हो गए, या समय चूकने पर उगाही हो गई, या फिर अन्य। तो ये सब बातें किसके? राज्य के अंदर आती हैं, स्टेट के अंदर। और जो हमने पहले पढ़ी थी वो केंद्र के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जो गैर कर राजस्व का वितरण है वो इस तरीके से होता है स्टेट के और सेंटर के बीच में। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब आगे चलते हैं। आगे पता है इसमें क्या दिया हुआ है? आगे बताया हुआ है राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। मतलब जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी हेल्प करने हेतु या उनकी सहायतार्थ जो अनुदान है वो किस तरीके से हैं, वो किस प्रकार से हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में? इसमें कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है। मतलब जो करों की हिस्सेदारी है ना, तो वो क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में जो भी टैक्स है उसका जो बंटवारा है, उसकी हिस्सेदारी की जो संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्य को केंद्र की सहायता अनुदान प्राप्त होगी। कि क्या है? जो राज्य हैं, राज्य को केंद्र की तो सहायतार्थ जो अनुदान है वो प्राप्त होंगे। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, एक तो विधिक अनुदान हो गया, एक विवेकाधीन अनुदान। मतलब जो एक विधिक के अनुसार जो अनुदान हो गया वो, और एक विवेकानुधीन। मतलब विवेकाधीन मतलब कि जो अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से जो भी अनुदान किया जाता है केंद्र द्वारा राज्य के लिए, वो जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा विधिक अनुदान आता है। तो विधिक अनुदान में क्या बताया गया है, किन किन बातों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है? तो विधिक अनुदान में क्या कहा जाता है कि जो अनुच्छेद हमारा 275 है, अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्राप्त करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। आर्टिकल 275 जो है हमारा, वो क्या है? संसद को इस बात का अधिकार प्राप्त कराता है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसको इस बात का अधिकार प्राप्त कराता है कि वह राज्य को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यदि किसी भी राज्य को, किसी भी स्टेट को ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड है,
तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये संसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, आवश्यकता पड़ने पर अनुदान जो है उसका उपलब्ध कराए उस राज्य को। ओके, चलिए आगे है, यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए, हर एक स्टेट के लिए ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। और जब सहायता राशि है अलग अलग स्टेट्स के लिए, कोई स्टेट बड़ा होता है कोई छोटा होता है ना, तो उसी हिसाब से अलग अलग सहायता राशि भी भिन्न भिन्न, मतलब सहायता राशि जो है वो अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। अच्छा, आगे है, यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर निर्भर होती है। अब ये जो राशि है वो क्या है, ये राशि जो है वो क्या होती है, वो प्रत्येक वर्ग, मतलब जो भी है वो भारत की जो संचित निधि है ना उस पर भारित होती है। मतलब उसी के हिसाब से, जिस हिसाब से भारत की संचित निधि में पैसा है उसी के अकॉर्डिंग वो भारित होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे जो कहा गया है, आगे ये बोला गया है कि इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त, मतलब ये जो सामान्य सा जो जनरल सा जो भी प्रावधान है, तो इसके अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देती है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जो ऐसा जो सामान्य प्रावधान है उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो संसद है राज्य में जो जनजातियों के जो जनजातीय लोग हैं उनके उत्थान और कल्याण, मतलब जो जनजाति के लोग हैं उनके उत्थान या कल्याण, या फिर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके बहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी, मतलब अलग अलग राज्यों में उनका जो प्रशासनिक विकास है उसके लिए भी राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। तो मतलब जैसे किसी भी राज्य के अंदर जनजातीय लोग हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए, या फिर जो अनुसूचित जनजाति के जो बहुराज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो उनमें जो प्रशासन, उनके अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने की संसद के पास क्या है, संसद के पास शक्ति है। ठीक है, आगे है, ऐसा राज्यों में असम भी शामिल है। इस तरीके के जो राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति वाले लोग हैं, तो ऐसे राज्यों में, ऐसे स्टेट में जो हमारा असम है वो भी क्या है, इसमें वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो भी इसमें शामिल है। मतलब कहने का क्या है कि जब किसी स्टेट में, किसी भी राज्य में जैसे अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान का, या फिर उनको, मतलब उनको किसी इस तरीके का कोई भी प्रावधान है या इस तरीके की कोई भी बात है, तो संसद को ये पावर है कि वो उसको क्या कर सकती है, उनको एक विशेष सहायता प्रदान कर सकती है। मतलब ये संसद को शक्ति है ना। तो इस तरीके से के जो राज्य हैं उनमें क्या है, असम भी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान सामान्य एवं विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही दी जाती है। अब जो हमारा आर्टिकल 275 है तो उसके अंतर्गत क्या है, जो वर्णित यह अनुदान, जो अभी जिस अनुदान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये अनुदान जो सामान्य और विशेष वित्त आयोग है उनकी अनुशंसा पर ही दी जाती है। मतलब जो वित्त आयोग है ना उनकी अनुशंसा होगी तभी इसको दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विधिक अनुदान। अब हम देखेंगे जो विवेकाधीन अनुदान है कि विवेकाधीन जो अनुदान है वो क्या होता है। तो जो विवेकाधीन अनुदान है उसमें क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। जो विवेकाधीन अनुदान आता है ना तो उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 282 है, अनुच्छेद 282 है, उसमें क्या है, संघ और राज्य दोनों को ही इस बात का अधिकार देता है, किस बात का अधिकार देता है कि लोक प्रयोजन के लिए वो अनुदान आवंटित कर सकते हैं। मतलब जो लोग है जो उनके प्रयोजन के लिए यदि वो चाहे तो अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रावधान के अंतर्गत क्या है, जो केंद्र है वो राज्य को अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ ही रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है,
आगे इसी के अंदर है जो हमारा विवेकाधीन जो अनुदान है, उसी में ये बात बताई गई है कि इस अनुदान को विवेकाधीन अनुदान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो अनुदान है, इसको विवेकाधीन अनुदान के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या रीज़न है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है, मतलब केंद्र बाउंडेड नहीं है, केंद्र पर किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, बाउंड नहीं है केंद्र, तथा यह पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है, और तथा यह कम्प्लीटली पूर्णतः पूरी तरीके से उसके स्वविवेक मतलब उसकी बुद्धि पर, उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं। अब ये जो अनुदान है, इनके दो तरीके के उद्देश्य होते हैं। पहले कौन से योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। मतलब कहने का ये क्या है कि उद्देश्य क्या क्या है? तो उद्देश्य दो, पहला उद्देश्य जो है, जो योजनागत लक्ष्य हैं, जिनके बारे में योजना बनाई गई है जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति में निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। जो योजना के तहत मतलब योजना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो निमित्त जो राज्य निर्धारित किए गए हैं, या जो राज्य हैं, तो उनको क्या है, वित्तीय सहायता मतलब जो फाइनेंशियली हेल्प है वो उपलब्ध कराना। और दूसरा है राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। साथ दूसरा क्या है, जो राष्ट्र की योजना है उसके लिए जो राज्य है उनको क्या करना, उनको प्रभावित करना। ठीक है। अब इसके अलावा जो अन्य अनुदान है वो क्या है, वो क्या बताते हैं? तो अन्य अनुदान में ये आता है कि जो संविधान है, संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है। तो जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, अन्य तरीके की, अन्य मतलब अलग तरीके के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है, किंतु यह शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो इस प्रकार जैसे जूट और जूट उत्पादों उसमें उसमें जूट ज़्यादा कहाँ होता है, मतलब जूट से संबंधित जो राज्य हैं वो कौन से हैं, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वो तो उनके लिए है। तो इस प्रकार क्या है, जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। मतलब जो जूट है या फिर जूट से उत्पादित जो भी सामान है, जूट से जो भी सामान बनता है, किन किन राज्यों में, असम हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो इनमें जो निर्यात है मतलब जो एक्सपोर्ट संबंधित है, तो उनमें क्या है, उनमें क्या निर्यात शुल्क की जगह मतलब निर्यात शुल्क ना लेकर उसमें अनुदान का प्रावधान किया गया था। ठीक है। कब किया गया था उसके बारे में भी जानते हैं। तो ये क्या है कि यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। मतलब जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था ना, उससे 10 वर्ष की अवधि के लिए क्या था कि जैसे अब से हमारा संविधान प्रारंभ हो रहा है तो अब से 10 साल तक के लिए ये अनुदान है। ये अनुदान भारत की संचित निधि पर ही भारित थे। मतलब ये इस तरीके के जो अनुदान थे ना, वो भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित थे, तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। तथा किसकी अनुशंसा पर, जो वित्त आयोग है उनकी अनुशंसा पर जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके लिए इनको उपलब्ध कराया गया था। ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा जो सहायतार्थ जो अनुदान है उनके बारे में। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अब ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद क्या है, इसके बारे में चलो अब जानते हैं। तो ये क्या है, ये है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। देखो जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, ये बता रही हूँ, तो मतलब जीएसटी के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज हो गई होगी कि जीएसटी एग्जैक्ट में है क्या, किन किन कंडीशंस पे लगता है, किस किस हिसाब से लगता है, क्या है। मतलब जीएसटी हो गया, उससे संबंधित जो भी बातें हो गई ना वित्त से संबंधित, तो वो आप सारा कुछ इसमें अच्छे से समझ जाओगे। फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वस्तु एवं सेवा कर है ना, तो जीएसटी के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। तो इस क्या है, इस आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो प्रशासन है उसके लिए और राज्यों के बीच में सहयोग समन्वय जरूरी है। तो इसे क्या है,
इस जो आपसी सहयोग है या फिर परामर्श है ना, तो एडवाइस वगैरह है, को संभव बनाने के लिए ही तो क्या 101वां जो अमेंडमेंट हुआ था, अधिनियम आया था 2016 के अंदर, तो क्या है उसने, क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, उसने जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो अब इसमें आगे जानते हैं, आगे इसमें क्या बताया है। तो आगे इसमें जो बताया ना, आगे वो बताया है कि अनुच्छेद 279 के क्लॉज ए राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। जो हमारा आर्टिकल 279 का क्लॉज ए है, वो क्या करता है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एक आदेश देता है कि एक आदेश के द्वारा कि जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। मतलब एक आदेश है, ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 279 के क्लॉज ए में कि जो क्या है, जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए क्या है, जो जीएसटी काउंसिल है उसका मतलब उसका गठन किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा। राष्ट्रपति को ये इस तरीके का अधिकार है, किसके आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 279 के क्लॉज ए के तहत। ठीक है, अब आगे है, ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। अब ये क्या है, ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। इससे अपेक्षा की जाती है कि यह निम्नलिखित मामलों में केंद्र और राज्यों को अनुशंसा करेगा। अब इससे क्या अपेक्षा करी जाती है, अब जो मामले हम पढ़ेंगे, जिन बातों के बारे में हम जानेंगे कि उन मामलों में क्या करे, जो केंद्र और राज्य है उनको क्या करे, अनुशंसा करेगा। ठीक है, किस किस हिसाब से करेगा, तो पहले क्या में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले है कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकाय द्वारा वसूले गए कर। जो केंद्र है और जो राज्य है या फिर स्थानीय निकाय है, उनके द्वारा जो कर वसूले जाते हैं, उपकर कर हो गया, उपकर हो गया, एवं अधिभार जिनका जीएसटी में विलय हो, और साथ ही साथ क्या हो गया, एक अधिभार हो गया जिनका क्या हो, जीएसटी के अंदर विलय हो, जिनका जीएसटी में विलय हो। ठीक है, फिर नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है वे वस्तुएं और सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा। मतलब वो वस्तुएं या फिर सेवाएं जिन पर क्या होगा, जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगे। ठीक है, दूसरी अनुशंसा ये हो गई, जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, मतलब गुड्स और सर्विस है, जो उन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगे। ठीक है, चलो आगे तीसरी बात क्या आती है, तीसरी बात आती है जो आदर्श जीएसटी कानून है, आदर्श जीएसटी कानून क्या है, वसूली के सिद्धांत हो गए, अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार हो गए, उनमें क्या है, में आपूर्तियों पर उगाए गए जीएसटी के बंटवारे और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति के स्थान का प्रशासन होता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये आ गया। अब चौथे नंबर पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है जैसे कारोबार है, तो कारोबार की शुरुआती सीमा जिसके नीचे जीएसटी से छूट मिल जाती है। तो जब कोई कारोबार स्टार्ट करता है कोई भी व्यक्ति, उसमें उसकी क्या है, जो शुरुआती सीमाएं होती हैं जिनके नीचे क्या हो जाता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी में उनको छूट मिल जाती है, उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। मतलब एक इस तरीके की निचली सीमा होती है, ऐसी निर्धारित की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत दरें। अब नेक्स्ट क्या आता है कि जो जीएसटी बैंड है उनके साथ क्या है, उनके साथ जो न्यूनतम नियत जो दरें हैं वो आती हैं। फिर लास्ट हमारा इसमें क्या आता है, किसी प्राकृतिक प्रकोप, जो नेचुरल डिसास्टर होती है, वो प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक समय विशेष के लिए दर या दरें। जैसे कोई क्या है, नेचुरल डिजास्टर हो गई है, कहीं भी कोई आपदा वगैरह आ गई है, तो उसके दौरान क्या है, जो अतिरिक्त संसाधन है उनको जुटाने के लिए एक समय विशेष के लिए दर या दरें, तो ये आता है। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद भी हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, और जो राज्य हैं, राज्यों के हितों का जो संरक्षण है उसके बारे में, केंद्र एवं राज्य द्वारा जो ऋण लिया जाता है किस तरीके से, वो अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति वो पढ़ेंगे। उसके अंदर भी जो वित्तीय आपातकाल है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल है वो कर लेंगे, है ना। फिर
जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें जो प्रवृत्तियां, मतलब ये सारा आगे डिटेल में सारा डे बाय डे कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। आज क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, और बच्चों तक भी इस लिंक को शेयर कीजिएगा, ये जो क्लास है इसके लिंक को, ताकि और लोग भी इस चैनल पर जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ कंटिन्यू करते रहें। आपके कोई सजेशंस वगैरह हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।